अब करेंगे सेट 2 बीके साइंस का सेट 2 क्लास 10। तो पहला सवाल देखो, वन का खंड क है, भौतिक विज्ञान है ना, खंड भी लिख देना और प्रश्न संख्या भी लिख देना। तो ये खंड क है और इसका पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। पहले का क क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये बताना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है ना, F दिया हुआ है। यह उत्तल क्या है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण मतलब ऐसा बना हुआ है, इधर पॉलिश है, सामने से उभरा हुआ है। तो कुछ इमेजिन कर लेंगे थोड़ा सा ताकि पता रहे कौन कहाँ पे है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी किधर रहेगी, फोकस दूरी इस तरफ रहेगी, ठीक है, यहाँ पे ये है फोकस दूरी F। ये 20 सेंटीमीटर की है, तो इस इधर वाली दूरियां क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके सामने मतलब इधर, क्योंकि ये यहाँ पॉलिश है ना, तो सामने इधर थोड़ी रखेंगे, पॉलिश की तरफ से प्रतिबिंब बनेगा नहीं, इधर रखेंगे, इधर चमकीली सरफेस है। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे एक वस्तु रखी हुई है, मान लो ये 20 सेंटीमीटर पे वस्तु भी रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछ रहा है, V कहाँ बनेगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस में तो प्लस लेंगे, वस्तु की दूरी इधर है तो माइनस में लेंगे, -20 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब। तो बस इसमें स्टेप नहीं लिखना है, सॉल्व करने समझाने के लिए स्टेप लिख रहे हैं, डायरेक्ट में टिक करना है। तो निकालो कितने सेंटीमीटर पर बनेगा। तो क्या फॉर्मूला है, 1/m = 1/v + 1/u। यहाँ रखो F कितना है, 1/20, V तुम्हें निकालना है, U कितना है, -20 है ना, तो यहाँ हो जाएगा -20। इसको उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v इधर से क्या बनेगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 1/20 + 1/20 कितना आ गया, 2/20 है ना, हर समान है, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 2/20 आएगा, काटोगे तो 1/10 आएगा। तो ये 1/v का मान है, तो v कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। v = 10 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, +10 आया है ना, इसका मतलब उस तरफ बनेगा। तो आंसर ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, तो पीछे मतलब प्लस में आनी चाहिए, ये प्लस आया है, इसका मतलब ये सही है, 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। दूसरा दिया है 10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने, अगर यहाँ सामने 10 सेंटीमीटर बोलोगे तो इधर की दूरी तो माइनस होती है, लेकिन आया क्या है, प्लस आया है, इसका मतलब पीछे। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही है, ठीक। अब देखो इसी का ख, 1 का ख में क्या पूछा जा रहा है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी कलर की मुड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बैगनी रंग। फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा इसमें, 1 का ख, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4, बैगनी कलर। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो स्पीड जो है या जो मुड़ना है, कलर का मुड़ना यानी अपवर्तन किसका अधिक होता है, अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, जिसकी स्पीड जितनी कम हो जाएगी तो अपवर्तनांक उतना ज्यादा आएगा। तो क्या करते हैं, देखो अब जो कांच है, प्रिज्म जो है कांच का बना हुआ है, तो कांच में जैसे ही श्वेत प्रकाश प्रवेश करता है, तो अभी तो वायु में था, तो सातों कलर के लिए एक ही मीडियम है वायु, तो सब साथ में चल रहे हैं। लेकिन कांच में क्या होगा, जैसे दूसरे मीडियम में जाएगा तो सबकी चाल उस मीडियम में अलग अलग हो जाएगी। सबसे कम किसकी चाल हो जाएगी, वायलेट की, वायलेट मतलब बैगनी रंग की हो जाएगी। इस वजह से बैगनी जो है, बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा और वो सबसे अधिक विचलन उसका होगा। तो यही कारण है कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अब विद्युत जनित्र में रूपांतरण अगला है, 1 का ग। तो क्या कहा जा रहा है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, जनरेटर में कौन सी ऊर्जा किस रूप में बदलती है। पहला, क्या विद्युत ऊर्जा यांत्रिक रूप में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, कहां से विद्युत ऊर्जा
यांत्रिक में थोड़ी बदल रही है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो सीधा ऑप्शन है, क्योंकि जनरेटर में क्या हो रहा है, पहले मोशन गति हो रही है, चुंबक के बीच में कुंडली गति कर रही है, तब विद्युत आ रही है ना। ये थोड़ी ना है कि विद्युत आई थी तब जनरेटर चला था। अगर विद्युत से वो चला होता, कुंडली घूमी होती, पहले करंट आता फिर कुंडली घूमती, तो क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन पहले कुंडली घूम रही तब करंट आ रहा है जनरेटर में, तो कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, अब घ में देखो कह रहा है 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध बताना है। एक के घ में ऐसे लिखा हुआ है, बल्ब पे ऐसे लिखा होता है 220 वोल्ट 100 वाट। इसके कहने का मतलब है, अगर बल्ब पे ऐसे लिखा हुआ है, इसके कहने का मतलब है कि बल्ब अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल उसको मिलेगा तो मैक्सिमम उसका जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो 100 वाट की देगा। वो जो उसकी कैपेसिटी वो 100 वाट की पावर देगा। ठीक है, 100 वाट की पावर मतलब पर आवर 100 जूल एनर्जी वो लॉस करेगा अगर उसे 220 वोल्ट मिलेगी तो वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो उस पर पावर कितनी दे रहा है, 100 वाट की। और तुमसे पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है ना, ये विद्युत बल्ब है, तो इसमें विद्युत बल्ब में जो तंतु लगा हुआ है, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, ये जो है ये, इसका प्रतिरोध कितना है, ये तंतु जुड़ा हुआ है, तो इसमें वोल्टेज कितनी मिल रही है, V बराबर 220 वोल्ट, और पावर कितनी है, पावर है 100 वाट की। पूछ रहा है प्रतिरोध, तो तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं ना पावर के लिए, P बराबर VI है, और P बराबर V की I की जगह क्या लिख सकते हैं, I की जगह V बटे R लिख सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बना, V²/R। तो तुम्हें तो चाहिए R ना, और तुम्हें दिया है वोल्टेज और पावर, तो ये वाला यूज करोगे कि ये वाला यूज करोगे, ये यूज करोगे, क्योंकि तुम्हें जो जो दिया है वही तो यूज करोगे। जो यहाँ ज्ञात है, पावर पता है और वोल्टेज पता है, R चाहिए, पावर पता है, वोल्टेज पता है, R चाहिए, तो ये कैसे यूज कर सकते हो, है ना। तुम्हें R चाहिए, यहाँ तो R है नहीं, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या लिख देंगे, इस फॉर्मूले से P बराबर V²/R। R चाहिए, अब यहाँ R इधर जाएगा, तो R यहाँ गुणा हुआ आके, और R बराबर V²/P आ गया है ना, इधर है V²/, मान रख दो V² कितना है 220 का स्क्वायर बटे 100, तो ये आंसर क्या आएगा, 220 22 हम 484 होता है, और 2 0 इसमें लग जाएंगे, और बटे में क्या है 100 है, 100 की वजह से यहाँ 0.2 अंक पीछे आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये 484.0 ओम है, ये प्रतिरोध है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे है सेकंड, इसमें भी हम सेकंड ऑप्शन सही होगा, ये हुआ सेकंड ऑप्शन। अब देखो इसी में अब चलते हैं, अगला पार्ट है, दूसरे के काम पूछ रहा है, औतक दर्पण के किन्हीं दो उपयोग का वर्णन कीजिए। दूसरे का है, तो क्या करेंगे, औतक दर्पण का दो उपयोग लिख देना है बस, और ये 2 नंबर का है। तो पहला उपयोग क्या है, दाढ़ी बनाने में। औतक दर्पण उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर औतक दर्पण के ये फोकस है और ये इसका पोल है, ध्रुव है, अगर अपने चेहरे को फोकस और पोल के बीच में हम कहीं ले आए तो चेहरा हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। जब वस्तु हो जाएगा तो P और F के बीच में रखी हुई वस्तु का आभासी प्रतिबिंब इधर बनता है और बड़ा बनता है ना, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा और बड़ा बनता है। तो हमें क्या दिखाई देगा, छोटी जो हमारा चेहरा है वो बड़ा दिखाई देगा, और हमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा उसमें, जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होगी, सुविधा होगी। तो इसलिए हम औतक दर्पण का एक उपयोग क्या है, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, तो ये भी बात लिख दोगे, क्योंकि जब हम यदि हम अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य में लाते हैं तो चेहरे का एक आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब औतक दर्पण में हमें प्राप्त होता है। इतना लिखेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा उपयोग क्या है, उसमें डायरेक्ट लिख देंगे, सोलर कुकर्स में, टेबल लैंप्स में रिफ्लेक्टर के रूप में यूज होता है। ठीक है,
अवतल दर्पण सोलर लैंप तथा टेबल लैंप में, सोलर कुकर्स में और टेबल लैंप्स में परावर्तक तल के रूप में प्रयोग होता है। बस दो इसके हो गए आंसर। दो नंबर का क्वेश्चन था, एक दोनों का एग्जाम्पल दे दोगे। ठीक, अब दूसरा इसी में देखो, 2 का ग खा में कहा जा रहा है दूरदृष्टि दोष क्या होता है और उसका निवारण कैसे किया जाता है, ये तुम्हें करना है। तो दूरदृष्टि दोष का पहले हम परिभाषा लिखेंगे और फिर निवारण के लिए ये चित्र बनाएंगे और कुछ 2 पॉइंट है वो बताएंगे, कारण क्या होता है। तो चलो, दूरदृष्टि दोष को क्या कहेंगे? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो तुम्हें दूरदृष्टि दोष है, इसीलिए दोष कहा जा रहा है क्योंकि दूर का ही तुम साफ देख पा रहे हो, पास का नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी आंख में क्या है? दोष है, इसीलिए कहा जा रहा है दूरदृष्टि दोष। ये कैसा दोष है कि तुम केवल दूर का देख सकते हो, इसलिए ऐसा नाम है, उल्टा नहीं है। ठीक है ना, उल्टा लगता है लेकिन सही बोला जा रहा है, दूर का ही देख सकते हो तो एक दोष ही है। तो दूरदृष्टि दोष हो गया है। तो कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा? हुआ ये होगा कि तुम जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, 25 सेंटीमीटर हमारा निकट बिंदु होता है, वो उस वस्तु को नहीं देख पा रहे हो जो 25 से आगे है उसे देख पा रहे हो। इसका क्या कारण है? क्योंकि 25 सेंटीमीटर जब जो ऑब्जेक्ट रखा है, जो वस्तु, उससे आने वाली किरणें जब यहाँ से अपवर्तित होती हैं तुम्हारी आँख की लेंस से, तो रेटिना पर ना पहुँचकर कहीं बाहर जा रही होती हैं, रेटिना से और आगे। तो तुम्हारे जब रेटिना फोकस नहीं होगी तो वहाँ पे तीव्रता कम हो जाएगी लाइट की, तो स्पष्ट प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, धुंधला बनेगा, धुंधला दिखाई देगा। जब पूरी प्रकाश यहाँ रेटिना पर पहुँचेंगे तभी साफ दिखाई देगा। ठीक है, और पहुँच नहीं पा रहा है, पूरा एक जगह फोकस नहीं हो पा रहा है, तो ये कारण है। तो ऐसा क्यों हुआ कि लाइट बाहर जा रही है, रेटिना तक नहीं पहुँच रही है, रेटिना पे फोकस नहीं हो रही है? तो क्या हुआ होगा? अगर लेंस छोटा हो तो बताओ क्या होगा, और अगर बड़ा हो तो क्या होगा? लेंस अगर बड़ा है तो इसका फोकस दूरी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बड़ा है तो त्रिज्या बड़ी है, त्रिज्या बड़ी है तो फिर फोकस भी बड़ा होगा। इसमें त्रिज्या क्या है? छोटी है ना। तो यहाँ पे R1 और ये R2, R1 जो है वो छोटा है R2 से। तो इससे क्या पता चलता है? अगर त्रिज्या छोटी है तो फोकस दूरी भी तो छोटी होगी, क्योंकि R बराबर 2F होता है, या F बराबर R/2 होता है। तो R अगर त्रिज्या छोटी तो फोकस भी छोटा, तो इसका फोकस क्या होगा? छोटा होगा, है ना। कहीं जल्दी ये फोकस कर देगा, ये लेंस अगर छोटा हो गया है तो जल्दी फोकस करेगा, कहीं यहाँ पे फोकस आ जाएगा, है ना, F यहाँ आ जाएगा। और ये बड़ा है तो ये कहाँ थोड़ा दूर करेगा फोकस, तो इसका फोकस दूरी ज़्यादा होगी। तो F1 छोटा है F2 से, है ना, F2 बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R1 छोटा R2 से, तो F1 भी फोकस दूरी भी छोटी हो जाएगी, फोकस दूरी 2 से। यही मतलब हुआ, है ना। अगर त्रिज्या छोटी तो फोकस दूरी भी कम। तो क्या हुआ? वक्रता यहाँ पे ज्यादा हो गई, वक्रता मतलब ज्यादा मुड़ा हुआ है, वक्रता बढ़ गई है, और यहाँ की वक्रता कम हो गई। जब ज्यादा मुड़ता है तो कहते हैं वक्रता बढ़ गई है, और फैल जाता है तो कहते हैं वक्रता कम हो गई है। तो इसी बात को हम लिख देंगे कि दूरदृष्टि दोष के पहला कारण क्या है कि हो सकता है कि हमारी आंख का जो नेत्र है वो उसकी वक्रता बढ़ गई। वक्रता बढ़ गई मतलब छोटा हो गया और वक्र हो गया, तो वक्रता बढ़ जाएगी तो ये फोकस यहाँ ना होके कहाँ जाएगा, है ना। वक्रता बढ़ गई है तो क्या करें फिर हम? ठीक, इसके लिए हम करेंगे कि एक मिनट, चलो ये पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। पहले एक एक पॉइंट बोल देते हैं। तो वक्रता बढ़ जाने का मतलब है छोटा हो जाना, तो उससे तो लेंस क्या करेगा? दूर भेजेगा कि पास करेगा? अगर वक्रता बढ़ गई है तो पास ले आएगा, है ना, छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर वक्रता घट जाने का क्या मतलब है कि फैल गया है, ये फैल गया है तो वक्रता घट गई है। तो अगर ये दूर जा रहा है इसका मतलब ये फैला है। तो क्या करें? पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाए? कम हो जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो वक्रता ये कम है ना, ये वक्रता कम है, ये ज्यादा मुड़ा हुआ है, ये कम मुड़ा हुआ है, तो इसकी वक्रता कम हो गई है। तो वक्रता कम होने से मतलब बड़ा हो गया, तो फोकस दूरी बढ़ गई, जिससे फोकस कहाँ कर रहा है? बाहर कर रहा है। दूसरा कारण हो सकता है नेत्र गोलक बड़ा छोटा हो गया हो, ये जो नेत्र का गोलक है ये छोटा हो गया हो, ये भी एक कारण हो सकता है। तो दूसरा कारण लिखेंगे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, अर्थात नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। अगर ये छोटा हो जाएगा तो भी तो ये बाहर जाने लगेगी, तो ये दोनों कारण यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अब निवारण कैसे करेंगे? क्योंकि फोकस बाहर कर रहा है, उसे पहले करना है, उसे पहले ले आना है, तो क्या करना पड़ेगा?
और पहले फोकस करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, चश्मे में हमारे उत्तल लेंस का यूज करना पड़ेगा। तो यही बातें हम यहाँ पर लिख देंगे। तो भाषा में लिखेंगे इस दोष, अब कारण 2 ठो लिख दिया, इसके आगे और क्या लिखेंगे, इस दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर के स्थान पर और आगे हो जाता है। मतलब पहले तुम 25 सेंटीमीटर से साफ देख सकते थे, 25 सेंटीमीटर नहीं और उसके आगे से देख सकते हो। तो ये हो गया इसका एक इसका प्रभाव। और क्या होता है, अब इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो अभी बताया वो तुम लिख, उसी बात को परिभाषा में भाषा में लिख दोगे। इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अभिसारी यानी उत्तल लेंस का आवश्यकता होगी जो 25 सेंटीमीटर दूर रखी बिंदु पर वस्तु से आने वाली किरणों को इतना अभिसारी, इतना मोड़ दे, ये इतना मोड़ दे कि वो किरणें रेटिना से बाहर जा रही थी तो रेटिना पर पड़ने लगे और वो फिर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। ये भाषा के रूप में ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अगर उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख में दर्शाइए। बस चित्र बनाना है तुम्हें। तो क्या मालूम है हमें कि उत्तल लेंस क्या करता है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं अगर वस्तु रखी हो तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब उसके पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो एक किरण हम लोग कैसे लाएंगे, एक समांतर किरण ले आए हैं तो समांतर किरण क्या होगी, अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, दिखा दिया। और एक किरण हम लोग ला रहे हैं कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से ला रहे हैं, तो प्रकाशिक केंद्र से जो आती है वो वहीं से सीधे निकल जाती है। तो यहाँ से निकल, जहाँ से दोनों मुड़ी हैं, जहाँ से अपवर्तन हुआ है उसको पीछे बढ़ाते हैं तो जहाँ मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये हमने पहले से समझा हुआ है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई आई डैश। इसी को हमें रेखा चित्र में दिखा देना है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है, रेखा चित्र द्वारा ही समझाना है। बस ये लिख देना कि वस्तु कहाँ है, वस्तु कहाँ है ओ ओ डैश पर, वस्तु कहाँ है ओ ओ डैश, और प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब है आई आई डैश। ठीक है, ये आवर्धित प्रतिबिंब बन जाएगा। अब चलते हैं तीसरे के क पर, इसको इरेज करते हैं। अब तीसरे का क करते हैं। ठीक है, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो पहले जो कह रहा है चित्र बना लो ताकि तुम्हें आसानी हो समझने में कि सवाल क्या कह रहा है और कैसे हल करना है। तो 3 प्रतिरोध हैं, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना है तो बना लो, समांतर क्रम में जोड़ना है इन तीनों को। 2 ओम हो गया, अब एक 3 ओम का, एक प्रतिरोध 3 ओम का ले लो और एक प्रतिरोध 5 ओम का। 2, 3 और 4, 5 नहीं है 4 है। ये 3 प्रतिरोध ऐसे बना लो। समांतर क्रम मतलब है एक के ऊपर एक बनाना है, जानते ही हो समांतर क्रम। अब इनको कहाँ से जोड़ना है, और तुम्हें ये भी पता है ये समांतर क्रम में जो होते हैं वो पहला सिरा उनका और दूसरा सिरा, पहला सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, इसी बिंदु ए से इन सभी का पहला सिरा जुड़ा होगा। तो ये हो गया पहला सिरा यहाँ से, इसका भी पहला सिरा यहीं पे, और इसी तरह इसका भी पहला सिरा यहीं से। तो ये हो गया पहला सिरा, तीनों का पहला सिरा एक बिंदु ए से जुड़ा है। इसी तरह तीनों का दूसरा सिरा भी किसी बिंदु बी से जुड़ा होगा। यहाँ से जोड़ दो इसको और इसको, ये है समांतर क्रम संयोजन। अब इन दोनों पॉइंट को बैटरी से जोड़ना है 24 वोल्ट, कह रहा है ना, संयोजन को 24 वोल्ट है। संयोजन मतलब जो समांतर क्रम, ये संयोजन है, इसको बैटरी से जोड़ना है। तो संयोजन दिखा दिया यहाँ, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, और ये हो गई बैटरी 24 वोल्ट की। तो 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़ गया, यहाँ लिख सकते हो 24 वोल्ट। ठीक, मालूम है ये प्लस है, ये माइनस है, इधर से धारा जाएगी। अब बताओ धारा इसमें कितनी जाएगी, अलग अलग जाएगी कि एक ही जाएगी? I1 मान लिया इसमें जा रही है, I2 और इसमें जा रही है I3। ठीक, सब इधर से वापस लौटेंगी और यहाँ से फिर से I1, I2, I3 मिलकर क्या बन जाएंगी? I बन जाएगी। जितनी चली थी वही तो बनेगी, और ये जो आ रही है ये I1, सब मिलके फिर से I बन गई और यहाँ से वापस। ठीक, अब इसी को तुम्हें हल करना है।
बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का है। बैटरी से संयोजन प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो चलो करते हैं, धारा निकालनी है I। तो जो जो दिया है वो लिख देना। क्या है ये? R1 है ना, R1, R2, R3। अब तुम्हें पता है, मान लो तुम्हें धारा निकालनी है तो तुम्हें क्या मालूम है? यहाँ का वोल्टेज मालूम है। कुल प्रतिरोध अगर पता हो तो I बराबर V बटे R निकाल लेंगे। तो पहले तुम्हें कुल प्रतिरोध पता होना चाहिए, तभी तो निकालोगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो कुल प्रतिरोध निकाल लो यहाँ से। कुल प्रतिरोध क्योंकि समांतर क्रम में है, लिख लेना क्या क्या है। R1, R2 ये दिया हुआ है, और R3 क्या लिखोगे? दिया है प्रतिरोध बराबर इतना, कितना कितना? 2 ओम, यहाँ लिख लो, 3 ओम और फिर 5 ओम, सब लिख लो। और वोल्टेज कितना है? विभवांतर, यहाँ लिखना विभवांतर कितना दिया हुआ है? V बराबर 24 वोल्ट। अब तुम्हें इसके बाद क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध। तो लिख लेना माना तुल्य प्रतिरोध, इसके पहले लिख लेना माना तुल्य प्रतिरोध। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर R। तो तुल्य प्रतिरोध पहले निकालो, तब वोल्टेज वगैरह की बात करो। यहाँ पहले लिख लेना ये सब क्या है। ये सब प्रतिरोध दिया है और विभव कितना दिया है? 24 वोल्ट, इसको यहाँ लिख लो। अब उसके बाद मानो तुल्य प्रतिरोध R है, तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3 ऐसे निकलेगा। अब हल कर लो, 1 बटे 2, 1 बटे 3 और 1 बटे 4। चलो लसा कितना हो गया? 12, 2 छंग 12, 6 कम 6, 3 चौक 12, 4, 4 तिहाई 12, 3, 6 4 10, 3 13। तो 13 बटे 12 आया, 1 बटे R। तो R कितना आएगा? 12 बटे 13। हल हो गया। ये आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध से तुम्हें क्या निकालना है? धारा निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से, अगली लाइन में ओम के नियम से I बराबर V बटे R। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मान रखो इसका V कितना है? V है 24। तो 24 और बटे का मतलब होता है भाग, भाग इसलिए लगा रहे हैं, यहाँ बटे का बटे है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब 12 बटे 13 है R, तो यहाँ लिख दो 12 बटे 13। अब क्या करेंगे? पलट कर गुणा होगा, 24 गुणे 13 बटे 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। तो ये आ गया 26 एम्पियर, ये आंसर है। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर 26 एम्पियर, ये लास्ट में लिखोगे, ये हो गया आंसर। ठीक है। इसी में देखो अथवा करके दिया हुआ है एक सवाल। अथवा में क्या कह रहा है? 40 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 4 ओम प्रतिरोधक से, इसी का अथवा सवाल है। 3 का अथवा, 3 का है और ये अथवा में है, चाहे इसको करो चाहे ये वाला करो, दोनों में से एक करना है। तो अथवा भी देख लेते हैं। 4 ओम प्रतिरोधक है, उससे प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक बिना कहीं से ऊर्जा का स्रोत होगा तभी तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊर्जा का स्रोत मान लिया गया है बैटरी है। ठीक है, इस तरह बैटरी या कुछ भी, यहाँ पे मान लो बैटरी है और ये प्रतिरोधक है। ये जो प्रतिरोधक है R कितना है? 4 ओम। अब क्या कह रहा है? प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो इसके प्रतिरोधक के सिरों के बीच का ये विभवांतर निकालना है, मतलब वोल्टेज। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज, मान लो ये A है, ये B है, तो लिखेंगे माना प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर बराबर VAB। क्या लिखेंगे? पहले जो जो दिया है वो लिख लो। प्रतिरोधक, प्रतिरोध क्या लिखोगे? प्रतिरोधक का
प्रतिरोध R बराबर 4 ओम। फिर क्या लिखोगे, उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा को E से दिखाओ या H से दिखाओ, एक ही बात है। H बराबर कितना दे रहा है, 100 जूल, 100 जूल। फिर लिखो, माना प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर VAB, क्योंकि हमने यहाँ चित्र में VAB बनाया हुआ है, ठीक है, AB। तो अब तुम्हें क्या करना है, कौन सा सूत्र लगेगा बताओ। ये H मतलब E होता है ना, ऊर्जा ही तो होता है, ऊर्जा यानी अगर कहीं वह नहीं हो रही है तो ऊर्जा ही है और कार्य है, दोनों बराबर है। तो E का सूत्र तुमने क्या लिखा हुआ है, अब लिखो फॉर्मूला, सूत्र E बराबर क्या है सूत्र, E बराबर I स्क्वायर RT होता है। और यहाँ देखो, लेकिन धारा तुम्हें नहीं पता है ना, वोल्टेज भी नहीं पता है। और क्या फॉर्मूला बनता है, V स्क्वायर बाई R इंटू T होता है। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है, R मालूम है, E मालूम है, V निकालना है। E मतलब H, ये मालूम है तुम्हें, तो कौन सा लगाओगे, ये वाला लगाओगे कि ये वाला, ये फर्स्ट सेकेंड वाला लगाएंगे। तो इसी को रख दो, तो ऊर्जा की जगह रखो कितना, 100 जूल, यहाँ 100 रख दो। V की जगह तुम्हें निकालना है वो, है ना, ठीक है, V की जगह वो निकालना है तुमको। देखो यहाँ से R कैसे, ये फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास। अब R कितना है, 4, और T कह रहा है प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में। तो चाहे तुम ये फॉर्मूला बोलो, चाहे अगर प्रति सेकेंड का मतलब समझ रहे हो तो पावर का सूत्र है, ये पावर के लिए यूज करना था, बट जैसा समझ में आए वैसा कर सकते हो। तो प्रति सेकेंड 1 है, मतलब एक सेकेंड समय का मतलब 1 सेकेंड। अब इसको काट देख लो, V स्क्वायर चाहिए, गुणा हो गया, V स्क्वायर एक कम V स्क्वायर, तो इधर V स्क्वायर बचा और 4 इधर आकर गुणा हुआ तो 400 हो गया, तो ये 400 हो गया। तो V बराबर 400 का रूट हो जाएगा, है ना, उसी को सीधा लिख रहे हैं, V बराबर इसको सीधा इधर से लिख रहे हैं। तो V बराबर 400 का स्क्वायर रूट, तो 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 20 आएगा, और ये वोल्टेज है ना, यहाँ लिख दोगे 20 वोल्ट। तो यही पूछा था तुमसे, सिरों, प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब VAB आ गया 20 वोल्ट, ये आंसर हो गया। चलो देखो 3 के खा में क्या पूछ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करें, परावर्तन के नियम लिख दें, फिर सवाल करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, पहला नियम, तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, ऐसे बना देंगे, चित्र भी बना देंगे, ये तल बना देंगे, और यहाँ से ये क्या होता है, अभिलंब, ये अभिलंब है, और यहाँ से एक आपतित किरण बनाएंगे, और फिर यहाँ से परावर्तित किरण बनाएंगे। ये क्या है, अभिलंब है, डॉट डॉट करके इसको स्केल से बना दोगे तो क्या लिखोगे, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, चित्र बना लेना, यहाँ नाम वगैरह लिख देना, आपतित किरण का नाम AO कह दो, यहाँ OB कह दो। ठीक, ये हो गया, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण क्या है, I, और परावर्तन कोण R से दिखाया जाता है। तो लिखोगे आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R बराबर होते हैं। 2 नियम हो गए, ये परावर्तन के नियम हो गए। ठीक है, अब सवाल करते हैं। तो सवाल में कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो अवतल दर्पण में चित्र बनाकर समझाने के लिए चित्र बना भी सकते हो रफली। तो ये अवतल दर्पण हो गया, यहां से 20 सेंटीमीटर, मान लो कहीं पर 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर वस्तु रखी है, तो मान लो कहीं 10 सेंटीमीटर है, ये मान लो ये फोकस, अब नहीं मालूम कहाँ रखी है, बस रफ में समझाने के लिए कर रहे हैं, चित्र नहीं बनाना है तुम्हें। ठीक है, ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं। तो मान लो ये F है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर कहीं वस्तु रखी हुई है।
इसका 10 सेंटीमीटर यहाँ से दिखा देंगे, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब। अब बताओ, अगर चित्र के हिसाब से आभासी प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर कि उधर? इस तरफ बनेगा। इधर तो वास्तविक बनता है, रियल इमेज बनती है, उधर बनाएंगे वर्चुअल इमेज। तो आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बनता है, तो यहाँ से कहीं से बनता होगा 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। मान लिया इधर कहीं बन रहा है 20 सेंटीमीटर पे, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा ही बनेगा। और बना दिया, मान लो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन गया। अब तुम्हें दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब आर ज्ञात करनी है। आर कहाँ पे होता है? ये एफ है, तो यहाँ कहीं सी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और तुम्हें वी मालूम है, ये क्या है? वी है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई। और ये क्या है? ये यू है, वस्तु की दूरी। तो क्या हमारे पास सूत्र है? लिख देना पहले, वस्तु की दूरी u बराबर, बताओ इधर क्या लोगे? -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी लिख कर करना, वस्तु की दूरी यहाँ लिखोगे, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ हम लिख नहीं रहे, वो तुम लिखोगे। वस्तु की दूरी u बराबर -10 इस तरफ है, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर उधर है, तो +20 सेंटीमीटर। तो क्या करें? दर्पण सूत्र से, जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र वो क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण के लिए प्लस होता है, लेंस के लिए माइनस होता है ये। तो 1/f f निकलेगा। जब f निकल जाएगा तो हमें पता है वक्रता त्रिज्या r बराबर, वक्रता त्रिज्या सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 × f, 2 गुणे फोकस दूरी। ये सूत्र लगाएंगे, आ जाएगा। तो यहाँ से पहले फोकस निकाल लेते हैं। तो 1/v मतलब 1/20 प्लस 1/ माइनस है ये, तो यहाँ पे -u मतलब 10, प्लस माइनस माइनस बनेगा, 1/20 माइनस 1/10, इसको हल करेंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू 20 आएगा एलसीएम, 20 एकम 1, 1 माइनस 10 दूनी 20 माइनस 2/20। तो देखो यहाँ पे अब आगे f बराबर क्या आएगा, इसको बाद में लिखना, पहले फोकस निकाल लो। तो कितना आ गया? 1/f आ रहा है -1/20। तो भाई f क्या आएगा? पलट दो, -20 है ना। तो ये -20 फोकस दूरी आई है सेंटीमीटर। तो क्या चाहिए? वक्रता त्रिज्या, यही पूछा है ना, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो वक्रता त्रिज्या, अब सूत्र लिखना है इसका, r बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। तो यहाँ पे हो गया 2 गुणे -20 बराबर -40 सेंटीमीटर। r बराबर -40 सेंटीमीटर। तो क्योंकि मान लिखना है हमको, इसलिए बाद में लिखेंगे। अतः वक्रता त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे उत्तर लिख देना। ये तो ये बता रहा है ना किस तरफ होगी, इस तरफ होगी माइनस में, तो ये आंसर यहाँ लास्ट में लिख दोगे। ठीक, देखो अथवा में क्या कह रहा है, इस 3 ख का अथवा प्रश्न है ना, मतलब अभी जो तुमने लगाया या तो वो कर लो या तो ये कर लो। तो क्या कह रहा है, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए, आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाइए। तो देखो ये प्रिज्म है, मान लो ये प्रिज्म है, ऐसा दिखाया गया है प्रिज्म को। तो क्या दिखाएंगे हम यहाँ पे, एक इस पे लंब डालना है, अभिलंब, क्योंकि आपतन कोण मतलब आपतित किरण दिखानी है, तो अभिलंब भी तो होना चाहिए। तो अभिलंब कहाँ है, इस पे 90 डिग्री कैसे पड़ेगा, ये 90 डिग्री पे आ रहा है। और इस पे अब देखो यहाँ पे जब ये अभिलंब है तो इसका नाम कुछ रख देना, NE रख देना मान लो यहाँ पे। और यहाँ पे रख देते हैं, देखो ये प्रकाश, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण, प्रकाश आपतित हो रहा है। अभिलंब से एक कोण बनाता हुआ दिखाओगे ना, आपतन कोण किधर होगा। अब देखो ये मान लो प्रकाश आपतित हो रहा है, तो बताओ आपतन कोण किधर है, इधर से है कि इधर से है? अभिलंब से देखा जाता है हमेशा, इधर से मत देखना,
हमेशा अभिलंब, जहां से अभिलंब है वहां से कोण देखना है। तो ये आपतन कोण हो गया, इसको आई से दिखाते हैं। अब क्योंकि ये प्रिज्म में गया है ना, तो इस रास्ते पे से जाना चाहिए था, जिस रास्ते पे जा रही है किरण इस रास्ते पे से निकल जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। यहाँ हवा है, यहाँ पे कांच है, तो दूसरे माध्यम में जाएगी तो थोड़ा सा मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी, जिधर अगर घना है, कांच ज्यादा घना है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। वायु से कांच ज्यादा घना है ना, प्रकाशिक घनत्व, तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी, उधर ना जाके थोड़ा सा झुक गई। अब ये झुक गई तो मान लो ये जा रही है झुक के, झुक गई ना, यहाँ से उधर जाना था इधर मुड़ गई। तो भाई अब यही माध्यम पूरा है तो अब सीधी ही जाएगी, जब तक माध्यम नहीं बदलेगा तब तक सीधी चलती रहेगी। फिर अब यहाँ माध्यम बदल रहा है, एयर आ रही है, तो यहाँ का अभिलंब डालो, अभिलंब यहाँ पे 90 डिग्री, तो ऐसे ही पड़ेगा, है ना। ये अभिलंब हो गया 90 डिग्री पे, ठीक, ये अभिलंब पड़ गया। मान लो इसका नाम ME, यहाँ से दोनों मिल रहे हैं। अब बताओ ये किधर जाएगी, अब घने माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये अभिलंब है ना, इससे दूर हट के ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं PQ, आपतित किरण है, और ये RS अपवर्तित किरण है, लास्ट में जो निकली है, ठीक। अब विचलन कोण, विचलन का मतलब होता है दो लोगों के बीच के रास्ते में कितने का अंतर है, कितने डिग्री कोण का। जैसे ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इनके बीच में कितने का अंतर है, यही इसका विचलन कोण कहलाएगा। अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो तो बिल्कुल भी कोई विचलन नहीं है। अब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच विचलन कितना है। अब मान लो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, अब ऐसे देखना है, तो विचलन कोण कहाँ है इन दोनों के बीच। ये नहीं कहोगे, ऐसे नहीं कहोगे कि ये विचलन कोण है, नहीं, दोनों की पूंछ मिलाओ तब जो कोण बीच में बनेगा वो विचलन कोण है, ठीक है। ये नहीं कि ये यहाँ गई है इसके सर पे, ये यहाँ है, तो यहाँ से नहीं देखना है। उसी तरह यहाँ पे देखो, आपतित किरण जो है PQ ये, और अपवर्तित किरण RS, इन दोनों की पूंछ मिलाओ। देखो यहाँ पे पूंछ है ना इसकी, आपतित किरण की पूंछ कहाँ है, इसको ले जाओ आगे तक, यहाँ तक, और इसको ले आओ पीछे तक, दोनों देखो जैसे ये है, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ आएगी, फिर इसको पीछे बढ़ाओ, यहाँ मिलेगी, है ना। ये दोनों जहां मिलेंगी वहीं पे दोनों के बीच में ऐसे कोण बनेगा, यही कोण कहलाएगा इन दोनों के रास्ते में इतने डिग्री का विचलन हो गया। विचलित मतलब हट गई रास्ते से, वो उधर जा रही है तो ये इधर जा रही है, तो ये विचलन कोण होगा। ऐसे दोनों को आगे बढ़ा के इसको भी आगे ले जाओ, इसकी पूंछ यहाँ तक, इसकी भी पूंछ ले, जहां दोनों मिलेंगी वहीं पे विचलन कोण बनेगा। तो देखो ऐसे है, ये यहाँ मान लो पूंछ आ गई इसकी, अब ये वाली पूंछ आगे बढ़ा दो तो यहाँ मिल रही दोनों, तो ये कोण क्या है, विचलन कोण है। इसे D से दिखाते हैं, एंगल D है, और ऐसे डेल्टा से भी दिखा देते हैं, विचलन कोण, ठीक। तो वही विचलन कोण है। और ये आपतन कोण I है, और अपवर्तन कोण फिर यहाँ से R है, अभिलंब से निकालते हैं अपवर्तन कोण, आपतन कोण, ठीक है। तो यही तुम्हें बताना था चित्र द्वारा बताकर। अब तुम यहाँ पे बता देना है, अपवर्तन की क्रिया दिखा दिया चित्र द्वारा, आपतन कोण तथा विचलन कोण को चित्र में दिखाइए। तो चित्र में आपतन कोण ये है, यहां से दिखा दोगे, ये क्या है, विचलन कोण, ये विचलन कोण हुआ। और आपतन कोण कहाँ है, ये है आपतन कोण, जो जो कहा है वो दिखा दो। आपतन कोण और विचलन कोण को कहा गया है, बस दिखा दिया। और ये R क्या है, अपवर्तन कोण है। लिख भी देना यहाँ पे, विचलन कोण क्या है, विचलन कोण, विचलन कोण कह रहे हैं I है, विचलन कोण I है, सोते रहते हो, हाँ, आपतन कोण I है, और विचलन कोण D है भाई, यहाँ D है, तुम P दिख रहा है, ये D डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसलिए D से दिखाया जा रहा है या डेल्टा से, ठीक है। विचलन कोण D, ठीक, ऐसे दिखा देना, बस हो गया ये। चौथे का सवाल में, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। पिछले वाले पेपर में भी ये सवाल था, तो तुम्हें ये बढ़िया से याद कर लेना है, चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत वही है जो हमने पढ़ा, थ्योरी है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखा होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो ऐसे ही मोटर में भी होता है, ये पहले भी समझाया जा चुका है और पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। इसको क्या करो,
चित्र सहित अच्छे से प्रैक्टिस करो चित्र बनाने की, और बस कैसे काम करता है वो लिखना है और सिद्धांत लिख देना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे सिद्धांत। सिद्धांत में क्या कहोगे, किस सिद्धांत पे काम कर रहा है चित्र। मान लो थोड़ा सा समझा दे रहे हैं रफली, ये नॉर्थ और ये चुंबक हैं दो, नॉर्थ और साउथ ऐसे रखे हुए हैं। यहाँ पे ये तार है, ढेर सारे तार, ऐसे तो दिखाया जाएगा कि एक ही तार दिखाया जाएगा समझाने के लिए, चित्र में बना हुआ है बुक में एक ही तार, लेकिन इसमें बहुत सारे तार लिपटे हुए हैं। तो ये देखो, इसको क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। बाकी यहाँ पे और भी संरचनाएं हैं वो सब बनी हुई हैं, बस रफली समझाने के लिए कि क्या करना है। चुंबक है, अब यहाँ से करंट जाएगी इसमें, कहीं से ये जुड़ा हुआ है, बैटरी नहीं रहेगी, कुछ और जो जनरेटर रहेगा या करंट जो तुम्हारे एसी करंट आती है घरों में वो सब रहेगा। तो यहाँ से करंट जा रही है, करंट जैसे ही यहाँ पहुँचेगी तो क्या होगा, करंट यहाँ से होती हुई इसमें पहुँचेगी तार में, है ना, ऐसे होती हुई वापस लौटेगी और फिर यहाँ से होकर वापस जो भी विद्युत स्रोत है ये उससे आ रहा होगा। तो जैसे ही तुम्हें सिद्धांत मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर कोई तार रखा हुआ जिसमें धारा जा रही हो तो उसमें बल लगने लगता है, यही सिद्धांत है। तो सिद्धांत में क्या लिखोगे, जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, QVB। QVB तो आवेश है, और धार अगर ये चालक रखा है, चालक की लंबाई है तो BIL हो जाता है, बताया था, ठीक है। तो वही सिद्धांत लिखने के बाद ये चित्र वगैरह ढंग से बनाओगे, हमने रफली बनाया है, और कैसे ये काम करता है, क्या क्या होता है, वो सारा आंसर तुम्हारा बुक में लिखा हुआ है, वो तुम्हें याद करना है। तो बस थोड़ा सा सिद्धांत और क्या है ये प्रश्न हमने समझा दिया, बाकी तुम्हें याद करना है। अब देखो इसमें सेकेंड क्वेश्चन, इसी में अथवा करके क्या बता रहा है, इसी का अथवा, इसमें भी थ्योरी है, थ्योरी समझा दे रहे हैं, और बाकी तुम्हारा काम है कि तुम इसको अच्छे से लर्न करो सिस्टमेटिकली। देखो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है, दो समीप स्थित कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया को समझाइए। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, तो एक कुंडली यहाँ बनाई जाएगी ऐसे, ये कुंडली है, कुंडली मतलब है स्प्रिंग जैसा तार है कुछ, है ना, स्प्रिंग जैसा तार है, और इसी के इसको किससे जोड़ दिया गया है, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। यहाँ पे ये बैटरी है। अब इसी के बगल में एक और कुंडली लगा दी गई है इसी तरह की, और उसमें भी सर्किट कंप्लीट है, इसमें भी सर्किट कंप्लीट है, और यहाँ बैटरी नहीं रहेगी, इसमें क्या लगा देगा, एक गैल्वेनोमीटर लगा देगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बताओ, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, और यहाँ से इसको ला के इधर जोड़ दिया है, ठीक है, ये जोड़ दिया है गैल्वेनोमीटर। क्या करता है गैल्वेनोमीटर, हाँ, गैल्वेनोमीटर का काम है करंट नापना। तो अगर देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एक स्विच लगी होगी, यहाँ पे एक स्विच लगी है, ऐसे करके एक स्विच है, अभी तो ओपन है। जैसे ही तुम यहाँ पे इसको स्विच को ऑन करोगे, ऑन मतलब टच कराओगे, जैसे ही स्विच ऑन होगी तो इसमें करंट आएगी, और जैसे ही ऑन होगी तुम देखो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो हिल जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, तुम करंट यहाँ ऑन कर रहे हो, यहाँ स्विच है, स्विच मान लो हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये स्विच है, जैसे ही स्विच ऑन, देखो ये ऑन स्विच है, और हटा दें तो ऑफ है, अगर ऐसे बना है तो ऑन है, ये सब बताया गया इस परिपथ में। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर हिलता है, गैल्वेनोमीटर करंट नाप रहा है, इसका मतलब वहाँ करंट आई है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की सुई का हिलने का मतलब है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट नापता है, तो इसका मतलब है कि इसमें करंट आ गया, जबकि टच भी नहीं है। तो यही घटना कहलाती है, क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरित हो रही है, उसी के बगल में रखी, इसकी वजह से प्रेरित हो रही है। जैसे तुम गधे बच्चे के बगल में बैठे हो तो गधे बन जाओगे प्रेरित होकर, अच्छे बच्चे के साथ बैठे हो पढ़ने लिखने वाले तो पढ़ने लिखने वाले बन जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम भी उससे प्रभावित हो रहे हो। प्रेरित मतलब प्रभावित होना। ऐसे ही ये कुंडली यहाँ, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ करंट आ रही तो इसमें भी आ जा रही है, तो इसका क्या कहेंगे कि ये वाली इससे क्या हो रही है, प्रेरित हो रही है। इसलिए उसमें जो धारा आएगी उसको कहेंगे वो कौन सी धारा है, प्रेरित धारा है, ठीक है। और यह घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। तो ये परिभाषा पूरी बुक में लिखी है, उसको याद करो, खाली यहाँ समझाने की बात हम कर रहे हैं, ठीक। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे वैसे ही वहां करंट आएगी। अब पूरा समझाना है। फिर जैसे अब ऑन हो गई, जैसे ही ऑन हुई थी उस समय तो वो हिला था, लेकिन उसके बाद फिर वहीं वापस आ गया जीरो पे।
तो क्या हुआ होगा, इसका मतलब है कि करंट बंद हो गई अब उसमें। तो ये क्या गड़बड़ हुई, फिर जैसे ही स्विच ऑफ किया फिर वो हिला। इसका क्या मतलब है, स्विच ऑफ करने पे भी वहां करंट आ रही है। तब तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर जैसे ही ऑन करते हैं फिर वो हिलता है, लेकिन फिर बंद आ जाता है। जैसे एक सुई, मान लो यहाँ पे सुई है, उसमें सुई है गैल्वेनोमीटर में, यहाँ पे 0 पे सुई है इस समय, 0 पे, और जैसे ही करंट यहाँ ऑन होती है सुई हिल के यहाँ पहुँच जाती है। मान लो कि ये 2 है, 2 पे पहुँचती है, लेकिन फिर वापस यहीं आ जाती है। जबकि यहाँ करंट लगातार चल रहा है, तब भी सुई वापस आ गई। बस ऑन करते समय उठती है एक बार, और एक बार ऑफ करते समय वहाँ पर उठती है, और फिर वहीं नीचे आ जाती है। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ जब ऑन करेंगे तब करंट आएगी, और जब ऑफ करेंगे तब आएगी, तुरंत के लिए, लगातार नहीं आएगी। इसका क्या मतलब है। तो बाद में निष्कर्ष निकाला गया कि करंट ऑन करते ही इसमें क्या बन रहा है, इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र बनेगा दूर तक, जहां तक है ना विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत बनेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना। चालक में जब करंट प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, सब बन रहा है। जैसे ही ऑन कर रहे हैं, जैसे ही ऑन कर रहे हैं, इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। चुंबकीय क्षेत्र जब बनता है और बना तभी आती है, लेकिन बना रहे लगातार तब नहीं आती है। फिर जैसे ही ऑफ करते हैं तब फिर आती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बदलेगा, यहाँ पे देखो, जब ऑन कर पहले चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, जैसे तुमने यहाँ करंट प्रवाहित किया आया, इसका मतलब बदलाव हुआ। अब बदलाव हुआ तो करंट आई, लेकिन लगातार वही है तो करंट नहीं आ रही। फिर जब तुम ऑफ कर रहे हो तो फिर से बदलाव हो रहा है और फिर करंट आ रही है। तो ये बात समझ में आई कि जब ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, इसमें जब बदलाव आएगा तभी धारा प्रवाहित होगी। लगातार अगर चुंबकीय क्षेत्र बना है तो धारा नहीं प्रवाहित होगी। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे मान लो चुंबक है, यहाँ पे जैसे यही है, यहाँ पे चुंबक बना है, अब तुम इसको ले जाके रख दो तब थोड़ी ना बल लगेगा और ना करंट आएगा। इससे क्या समझ में आता है, करंट कब आएगा, जब लगातार चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहेगा। तो यही सिद्धांत यहाँ पर बताया गया है कि अगर चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है रेखाओं की जो गुजर रही है इसमें से, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से किसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये सिद्धांत है। तो बुक में ये सिस्टमेटिकली लैंग्वेज लिखी, यही तुम्हें समझना है। ठीक है, और चित्र बनाना है। ये तो मैंने रफली बनाया है, बुक में देखो कैसा है, उसको बनाओ। चलो नेक्स्ट करते हैं अगला। देखो 5वें का क, रसायन विज्ञान खंड ख के 5वें का क क्या कह रहा है, बताना है इनमें से प्रोपेनॉल कौन है। C2H5OH फर्स्ट दिया हुआ है, C2H5OH सेकेंड, C3H7OH, C3H7OH, या फिर थर्ड है C3H5OH, C3H5OH, और फोर्थ है C3H6OH, C3H6OH। बताना है इसमें से एथेनॉल प्रोपेनॉल कौन है। प्रोपेनॉल, चलो प्रोपेनॉल, प्रोप क्या मतलब समझते हो, प्रोप मतलब 3 कार्बन। तो यहां प्रोप का मतलब तो हो गया 3 कार्बन एटम। तो 3 तो यहां भी है और यहां भी है, यहां भी है। इससे कैसे पहचाने कौन है। ऑल कहां से समझ रहे हो, ऑल मतलब OH समूह है, इसलिए इसको ऑल बोल रहे हैं, है ना, ये नामकरण सीखे हो। लेकिन कौन सा होगा, प्रोपेन तो यहां भी है, यहां भी है और वहां भी है। तो हमें पता होना चाहिए हर श्रेणी का एक सामान्य सूत्र होता है। सामान्य सूत्र क्या है इस श्रेणी का, एल्कोहल श्रेणी का, एल्कोहल है ना ऑल। तो एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला CnH2n +1 और फिर OH लग जाता है।
तो हमें मालूम है कि C ये 3 क्या है, कार्बन की संख्या है, तो N की जगह क्या रखना है हमको, 3 रखना है। तो N की जगह अगर हम 3 रखें, क्योंकि मालूम है ना हमें प्रोपेनॉल चाहिए, प्रोपेनॉल ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो N की जगह 3 रखकर देख लो कि प्रोपेनॉल कौन है। तो N की जगह 3 रख दिया, हाइड्रोजन 2 गुणे 3, N की जगह 3 रखा +1 और ये OH, तो C3 3 दूना 6 और 1 7, H7OH ये वाला सही है, C3H7OH ये वाला सही है, मतलब ऑप्शन सेकंड ये सही हो गया, प्रोपेनॉल। अगला देखते हैं इसी 5 का ख, 5 के ख में देखो क्या कह रहा है, अधातु कौन है, पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्युमिनियम या सोडियम। अधातु पूछ रहा है, तो तुम्हें पोटेशियम के बारे में जानते हो, धातु है क्या धातु है, पोटेशियम एक धातु है, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही धातु हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशील हैं। लोहा धातु है जानते हो, कॉपर भी धातु है, तो सॉरी क्या है हाँ फ्लोरीन है, एल्युमिनियम और सोडियम, तो सोडियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है, एल्युमिनियम जानते ही हो, और फ्लोरीन अधातु हो गई। तो कौन सा ऑप्शन गलत सही हुआ, अधातु कौन है, सेकंड। और धातु अधातु पहचानने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करते हैं, जिनकी y कक्षा में 4 से कम, 4 या 4 से कम होते हैं, वो क्या करते हैं, छोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो छोड़ेंगे वो धातु कहलाएंगे और जो ग्रहण करेंगे वो अधातु कहलाएंगे। तो इन सभी का हम क्या करेंगे, अगर तुम्हें नहीं याद है कौन धातु है कौन अधातु है, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना। सबका परमाणु क्रमांक याद है, पोटेशियम का याद है कितना है, पोटेशियम 13 है, तब तो तुम कर चुके। और एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक याद कर लो, जैसे मान लो एल्युमिनियम का कर दे रहे हैं 13, तो 2 8 और कितना बचा 3, तो y कक्षा में 3 है, तो क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अगर 5 या 5 से ज्यादा होता तो ग्रहण करता। तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो क्या होता है, धातु होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधातु होता है। तो फ्लोरीन का बताओ, फ्लोरीन की देखो, फ्लोरीन का जैसे तुम्हें परमाणु क्रमांक क्या है, अगर 9 है जानते हो, याद करो तो 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 2 आएगा, फिर 9 ही है ना, 2 8 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब 7 है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अधातु होते हैं, तो ये अधातु है, अधातु जो हमारा ऑप्शन था सेकंड। और बाकी सब धातु हैं, बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ऐसा दिखेगा, क्या दिखेगा कि y कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 या 4 से कम है, तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे और वो धातु कहलाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो अधातु कहलाएगा। चलो अगला देखो, तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कौन सी धातु है जो बनाएगी, 5वें का ग, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कौन सी धातु है जो बनाएगी, लोहा। लोहा ठंडे जल से नहीं रिएक्ट करेगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है कौन है, सोडियम है। सोडियम तुरंत पानी में डालते ही देखो धमाका होता है, तो ठीक है, तो धातु की किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, जल के साथ, तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि ठंडे जल से और कोई धातु अभिक्रिया नहीं कर पाएगी, सोडियम करेगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सोडियम। छठवां देखते हैं, 6वें का बताया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। तो विधि का मतलब है तुम्हें फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है, और उसमें कुछ एक लाइन लिख दोगे, क्या, जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम क्या है, ये है जलीय कैल्शियम सल्फेट 120 डिग्री से 130 डिग्री सेल्सियस पर, और ये है CaSO4 ट्वाइस H2O। देखो यहाँ पे जल की मात्रा अधिक थी, जल यहाँ कम हो गया, तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ये लिख दोगे और ये समीकरण लिख दोगे। उसके बाद इसके 2 उपयोग लिखने हैं, तो उपयोग में क्या लिखोगे, शल्य चिकित्सा में पहला, शल्य चिकित्सा मतलब जब हड्डियां टूट जाती हैं ऑपरेशन में, तो प्लास्टर चढ़ाने में जो प्लास्टर बनता है उसका, तो लिखेंगे प्लास्टर बनाने में और मूर्तियां आदि बनाने में, ये सब का उपयोग होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ये सवाल तो पिछले पेपर में भी था, लेकिन यहाँ फिर से समझा रहे हैं ताकि बार बार क्वेश्चन आए तो फिर
अगर नहीं भी पढ़े हो तो कम से कम यहीं से तैयार हो जाए। तो पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन था, रेडॉक्स अभिक्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा हो और एक अभिकारक का अपचयन हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पहले समझाया था ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मतलब अपचयन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है रेडॉक्स। पहले भी बताया था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इन दोनों को मिलाकर बनता है रेडॉक्स। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद ये यहाँ पे समझा देंगे। देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो क्या हुआ? इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, तो अपचयन हो रहा है, रिडक्शन। और दूसरे अभिकारक का देखो, हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गई हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। तो एक अभिकारक का अपचयन हो रहा है और दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये दोनों मिलाकर हो रहा है, इसलिए रेड और ऑक्स क्या बन जाएगा? रेडॉक्स। ठीक है, तो ये समीकरण लिख देना और परिभाषा लिख देना। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है इसी में कह रहा है अब ग, मेंडलीव का आवर्त नियम तथा इस सारणी की दो विशेषताएं। ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, छठवें का ग, ये प्रश्न भी इससे पहले वाले पेपर में हम लोगों ने किया है। तो यहाँ फिर से एक बार सुनो, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीव का आवर्त नियम है। उसके बाद तो चेंज हुआ है ना, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं गुण, लेकिन मेंडलीव का बताना है। तो मेंडलीव ने क्या कहा था? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यही बात तुम्हें लिख देनी है। अब दो इनकी विशेषता बतानी है। एक ही गुण वाले जो तत्व हैं एक समूह में रखे गए हैं, अतः समूह के किसी एक तत्व की गुणों की अध्ययन कर लेने से हमें अन्य तत्वों के गुणों के बारे में एक सीमा तक ज्ञान हो जाता है। तो पहला लाभ ये है। दूसरा, नए तत्वों की खोज में भी सहायता होती है, मतलब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता मिलती है। ये भी लिख दोगे, क्योंकि पढ़े हो क्या होता है, जहां जहां उन्होंने जगह छोड़ी है, जो तत्व अभी नहीं खोजे गए हैं वो तत्व अगर भविष्य में खोजे जाएंगे तो उनके गुण वैसे ही होंगे जैसा कि आवर्त सारणी में बताया गया है। तो इतना लिखना नहीं है, बस एक लाइन ये लिख देना, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता मिलती है। एक लाइन ये लिख दोगे तो दो गुण हो गए। ठीक है, तो इस तरह से 6 का गा भी हो गया। अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन करते हैं। एक काम में हमें देखना है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो 7वें का का, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति मतलब है कार्बन के इतने अधिक यौगिक क्यों हैं, कार्बन इतना रिएक्शन क्यों करता है, ये लिखना है। ठीक है, तो देखो पहला इसमें क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, पहले एक लाइन लिखने के बाद क्या लिखेंगे? कार्बनिक यौगिकों की बहुतायत संख्या होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, कार्बन परमाणु श्रृंखलन, कार्बन परमाणु श्रृंखलन, और दूसरा कार्बन परमाणु की चतुस्संयोजकता। सेकेंड, कार्बन परमाणु की चतुस्संयोजकता। अब इन दोनों को समझाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट वाले के लिए क्या बोलेंगे, देखो कार्बन परमाणु की श्रृंखलन का क्या मतलब है? श्रृंखलन कार्बन परमाणु का एक विशेष गुण होता है जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी शाखित या चक्रीय श्रृंखलाएं बना लेते हैं। श्रृंखलन कार्बन परमाणु का विशेष गुण होता है जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी शाखित या चक्रीय श्रृंखलाएं बनाते हैं। श्रृंखलन करते हैं कार्बन परमाणु, ये लिखना है तुमको। देखो सीधी श्रृंखलन, ऐसे कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। और कैसे होते हैं? कार्बन 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 यहाँ है तो शाखित कार्बन भी ऐसे जुड़े होते हैं, तो नया यौगिक बन सकता है। और चक्रीय भी बनते हैं, जैसे कि बेंजीन जानते हो है ना, बेंजीन में देखो एक कार्बन है, फिर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है ना, 1 2, फिर यहाँ पे एकांतर क्रम हो गया और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, 4 हो गए, फिर एकांतर क्रम के बाद फिर यहाँ पे सिंगल डबल फिर सिंगल आएगा एक कार्बन,
यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल, जैसा कि बेंजीन के बारे में, बेंजीन में होता है, पढ़े होगे। और फिर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, बेंजीन ऐसी ही होती है। तो क्या हो गया, चक्रीय श्रृंखलन भी करते हैं। तो कार्बन परमाणु भिन्न तरीकों से श्रृंखला बनाते हैं, ये भी एक कारण है। ये कारण है कि बहुत अधिक मात्रा में ये कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। तो इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा, चतुसंयोजकता के कारण कार्बन अपने ही परमाणु के साथ एकल, द्वि या त्रिक सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। क्योंकि इनकी संयोजकता 4 है तो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्डिंग भी करते हैं, जैसे यहाँ पे CH है और है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग हो गई। इसी तरह से डबल बॉन्डिंग भी होते हैं, एथीन है ना, ट्रिपल बॉन्डिंग भी कर लेते हैं। तो हर बार देखो वही 2 ही कार्बन है लेकिन यौगिक नए बन जा रहे हैं, इस वजह से भी नए नए यौगिक बनते हैं। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से कार्बन के बहुतायत संख्या में पाया जाता है। ठीक, इसी का देखो ख में क्या कह रहा है, में कह रहा है निस्तापन तथा भर्जन में अंतर बताइए। तो निस्तापन भर्जन अलग अलग लिख देंगे। निस्तापन में क्या होता है, धातु के अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में धातु के अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। दोनों में यही अंतर है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।